Good morning. We are going to study chapter 1 from History for class 9th. The chapter name is The French Revolution. आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं। लेकिन इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के साथ विशेषाधिकारों पर आधारित शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। पाठ की शुरुआत होती है फ्रांस की राजधानी पेरिस से 14 जुलाई 1789। नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह फैली कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। फलस्वरूप लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और एक जनसेना का गठन किया। हथियारों की खोज में वे बहुत सी सरकारी इमारतों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का समूह बास्तील किले की ओर चल पड़ा। किले की जेल को तोड़ डाला गया। इस लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, हालांकि उनकी संख्या महज 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को यादगार के तौर पर संजो कर रखना चाहते थे। आने वाले दिनों में पेरिस और फ्रांस के आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर हिंसक घटनाएं होती रहीं। ज़्यादातर लोग पाव रोटी की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे थे। इतिहासकार इस घटना को एक लंबे घटनाक्रम की शुरुआती कड़ी के रूप में देखते हैं, जिसका अंत फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने के साथ हुआ। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। अब हम फ्रांस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। फ्रांस की सामाजिक संरचना की बात करें तो हम देखते हैं कि उस समय फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था: फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट, जिसको कि हम क्लर्जी के नाम से जानते हैं, उसमें चर्च से संबंधित लोग शामिल थे जिनकी जनसंख्या 1 लाख के आसपास थी और उनके पास फ्रांस की कुल भूमि का 10% भाग था। सेकंड एस्टेट, जिसको कि हम नोबिलिटी के नाम से जानते हैं, उसमें सामंत शामिल थे और इनकी जनसंख्या 4 लाख के आसपास थी और इनके पास फ्रांस की कुल भूमि का 25% भाग था। थर्ड एस्टेट, जिसमें कि किसान, कारीगर, मजदूर, व्यापारी आदि लोग शामिल थे, इनकी जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख के लगभग थी, जो कि कुल जनसंख्या का 95% थे। सन 1774 में बूर्बों राजवंश के 20 वर्षीय लुईस 16 राजगद्दी पर आसीन हुए। उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राजा बनते समय लुईस 16 ने राजकोष को खाली पाया। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने पर बहुत पैसा खर्च किया जाता था। साथ ही फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज हो गया था। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर चुकाने पर खर्च करती थी। इसके साथ ही नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों आदि को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार कर में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे एस्टेट्स के लोग ही टैक्स अदा करते थे। 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। कुलीन वर्ग को किसानों से
सामंती कर वसूलने का विशेषाधिकार भी प्राप्त था। चर्च भी किसानों से धार्मिक कर, जिसका नाम टाइथ था, वसूलते थे। साथ ही नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही उठाती थी। अब हम देखते हैं किस प्रकार आम लोगों के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हुआ। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2,30,00,000 थी, जो सन 1789 में 2,80,00,000 हो गई। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में अनाज की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। इससे मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। इसलिए अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। सूखे या ओले के प्रकोप से स्थितियां और भी बदतर हो जाती थीं और रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2,30,00,000 थी, जो 1789 में 2,80,00,000 हो गई, जिससे कि वहाँ पर अनाज की मांग में वृद्धि होने लगी। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। इससे मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय किया करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई और स्थितियां सूखे या ओले के प्रकोप से और भी बदतर हो जाती थीं और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के। अब हम देखते हैं कि उभरते हुए मध्य वर्ग ने किस प्रकार विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। किसान और कामगार पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय विद्रोह कर चुके थे, लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के समृद्ध और शिक्षित समूहों ने उठाई। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। तीसरे एस्टेट में इन व्यापारियों के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से ही विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। अमेरिका में भी 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों तथा अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ करता था। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा।